बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सम ऑफ 3 फ्रैक्शन इज 211/24 मतलब 59/24। ये किस टाइप का फ्रैक्शन है हम लोगों का? कल हम लोगों ने पढ़ा था। ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहाँ पे इंटीजर भी है, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू भी है, तो ये क्या है? मिक्स्ड है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और इसे हम अगर पूरा कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बन जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 59/24। 24 टू सा कितना? 48, 48 प्लस 11 59, 59/24। तो जो 59/24 है ये इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? कल हमने सब देख चुके थे। इफ द ग्रेटर फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। हम लोगों के पास 3 फ्रैक्शन है जिसमें से एक सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा है और एक दोनों के बीच का है। ठीक? तो इफ द ग्रेटर फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब अगर हम सबसे बड़े फ्रैक्शन को सबसे छोटे फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 7/6। क्या आएगा? 7/6 विच इज जो कि ग्रेटर देन है मिडिल फ्रैक्शन बाय 1/3। मतलब जो 7/6 है ये जो हमारा मिडिल फ्रैक्शन है, एक सबसे बड़ा फ्रैक्शन हुआ, एक सबसे छोटा, और जो बचा हुआ जो बीच का फ्रैक्शन है उससे 1/3 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? 7/6। तो हमसे पूछा गया है फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या है। जितने भी फ्रैक्शंस है यहाँ एग्जामिनर पूछ सकता है सबसे जो बड़ा फ्रैक्शन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिगेस्ट फ्रैक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम तीनों सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन लगाए हम आंसर कर पाएंगे। ठीक? तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट द फ्रैक्शंस बी। पहला फ्रैक्शन कौन सा मान लेते हैं? a/b। दूसरा फ्रैक्शन कौन सा मान लेते हैं? c/d। तीसरा फ्रैक्शन e/f। ठीक है? इन तीनों फ्रैक्शन में क्या सेम है? सबसे बड़ा, मिडिल, सबसे छोटा। सबसे बड़ा अगर ग्रेटेस्ट की बात करें, जो ग्रेटर फंक्शन है वो है a/b। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करें e/f, और जो मिडिल फ्रैक्शन है वो है c/d। यहां तक बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ द 3 फ्रैक्शन इज 211/24। मतलब तीनों फ्रैक्शन, जैसा क्वेश्चन बोलता है ऐसे चलते जाते हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है? इन टाइप के क्वेश्चंस में ये होता है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं। सपोज करने के बाद जो फर्स्ट लाइन है से लेके लास्ट लाइन तक हम लोग चलते हैं, उसी में आंसर क्लियर होते जाता है। ठीक? तो क्या होगा? यहाँ पे हमको क्या बोला है? सम ऑफ 3 फ्रैक्शन इज 211/24। हमने तीनों फ्रैक्शन मान लिए। क्या बोल रहा है? सम, तीनों का सम, मतलब तीनों का सम मतलब a/b प्लस c/d प्लस e/f। कितना दिया है ये? 211/24। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 211/24, या फिर हम इसको बोल दें, कितना बोल दें? 2 × 24 प्लस 11/24। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 59/24। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इज लेस देन न्यूमरेटर, या फिर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हम लोगों के पास वैल्यू आ गई a/b प्लस c/d प्लस e/f की। क्लियर? कितनी वैल्यू आ गई? 59/24। एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अगला पार्ट क्या है? इफ द ग्रेटर फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन द रिजल्ट इज 7/6। ये क्या आ गया हम लोगों के पास? ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन के लिए क्या बोल रहा है कि इफ द ग्रेटर फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? a/b इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है? e/f। तो जो रिजल्ट है वो कितना है?
7/6, 7/6, क्लियर। इफ द ग्रेटर फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटर फंक्शन क्या है हम लोगों के पास, ग्रेटर फ्रैक्शन क्या है, a/b, हमने लिख दिया a/b। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, e/f, हमने लिख दिया e/f। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा है ऐसा ऐसा हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एज्यूम कर लेना, उसके बाद पूरा क्वेश्चन का खेल है, क्लियर। तो a/b/e/f कितना होगा, 7/6। ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। जो आंसर आएगा दोनों को डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, 7/6, 7/6 विच इज मतलब जो कि 7/6 जो कि ग्रेटर है मिडिल फ्रैक्शन से, कितना बड़ा है, 1/3 बड़ा है। इसमें कंफ्यूजन होता है प्लस ले या माइनस ले, कहां पे प्लस ले कहां पे माइनस ले, ठीक। तो क्या बोल रहा है 7/6 विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर मतलब जो कि बड़ा है किससे, मिडिल फ्रैक्शन से। तो मिडिल फ्रैक्शन क्या है हम लोगों का, c/d, c/d इज मिडिल फ्रैक्शन। c/d से ये स्केल है हम लोगों के पास, c/d से बड़ा है कितना, 7/6 बड़ा है, मान लेते हैं 7/6 यहां पे आता है, 7/6 यहां पे आता है। क्वेश्चन ने हमें क्लियरली बोल दिया 7/6 विच इज ग्रेटर देन द मिडिल फ्रैक्शन, मतलब इस साइड हमारी जो मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, तो जो राइट साइड रहेगा वो पॉजिटिव वैल्यू, मतलब वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 7/6 इज ग्रेटर देन मिडिल फ्रैक्शन बाय 1/3, मतलब 1/3 से बड़ा है। कितने से बड़ा है, c/d से कितना बड़ा है, 1/3 बड़ा है। अगर हम क्या करेंगे हम आगे चलते जाएंगे तो एक वैल्यू आएगी 7/6, c/d से बड़ी 7/6। अगर हम c/d में क्या डिवाइड करें, प्लस करें 1/3, तो कितना आएगा 7/6, ठीक। तो अगर इस टाइप से हम बना लेंगे तो हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग किस में पॉजिटिव ले किस में नेगेटिव ले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, c/d प्लस 1/3 इक्वल टू 7/6। मतलब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक वैल्यू तो निकाल के दे ही देगा, वो इनडायरेक्टली एक वैल्यू निकाल के दे देगा, और बाकी जो कंडीशंस रहेगी क्या रहेगी, कंडीशंस रहेगी, उससे हम बाकी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से क्या आ गया, c/d की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी, एलसीएम कितना है दोनों का 6, 7 minus 1 into 2 that is 5/6. What is 5/6? 5/6 is the value of middle fraction, which is the value of middle fraction. अब हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, c/d की वैल्यू आ गई। c/d यहाँ नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है c/d। अगर हम c/d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास a/b प्लस e/f आ जाएगा, ठीक है। a/b प्लस e/f की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अगर दो हम लोगों के पास क्या है, वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, c/d की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो क्या होगा, a/b प्लस c/d। व्हाट इज c/d, 5/6 प्लस e/f। e/f क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, a/b क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5/6। सॉरी, इसकी वैल्यु कितनी है, 59/24। 59/a/b प्लस c/d की वैल्यू पुट कर दी, 5/6 प्लस e/f इक्वल टू 59/24। 59/24। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, a/b प्लस e/f कितना आ जाएगा, 59/24 माइनस 5/6। अब यहां से हम लोगों के पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी a/b प्लस e/f की। कितनी आ जाएगी, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, 24। 59 माइनस
24 को 6 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 4, 5 इंटू 4 कितना होता है 20। कितनी वैल्यू आ गई 39 डिवाइडेड बाई 24। कितनी वैल्यू आ गई 39 डिवाइडेड बाई 24। ये किसकी वैल्यू है a अपॉन बी प्लस ई अपॉन एफ की। कितनी आ गई 39 डिवाइडेड बाई 24। अब हम लोगों के पास ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो चुकी है। हम लोगों की रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या है a अपॉन बी प्लस ई अपॉन एफ। यहां से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/6 टाइम्स ऑफ e अपॉन एफ। क्लियर? क्या आ जाएगा हम लोगों के पास a अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी e डिवाइडेड बाई एफ इंटू 7/6। 7/6। क्लियर है बात? 7/6। अब ए बी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहां पे पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू क्या करेंगे यहां से उठा के हम लोग यहां पुट कर देंगे तो इक्वेशन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी e अपॉन एफ में। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी e अपॉन एफ में। देख लेते हैं करके। a अपॉन बी की वैल्यू पुट की कितनी आएगी 7e/6f। 7e डिवाइडेड बाई 6f प्लस e अपॉन एफ। इसकी वैल्यू कितनी है 39/24। यहां से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास e अपॉन एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू 6 क्या है हम लोगों के पास e अपॉन एफ कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 7/6 प्लस 1। 1 का मतलब 1 अपॉन 1 इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 24। क्लियर? यहां तक क्लियर है? 39 डिवाइडेड बाई 24। हम लोग क्या करेंगे e अपॉन एफ एज इट इज लिख देंगे। 6 और 1 का एलसीएम 6, 7 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 39/24। 39/24 कितनी आ जाएगी वैल्यू 39 डिवाइडेड बाई 24। ठीक, क्या आ गया हम लोगों के पास e अपॉन एफ इंटू 13 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 24। अब ये इससे 4 टाइम्स कट हो जाएगा, ये इससे 3 टाइम्स कट हो जाएगा तो क्या आएगा e अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। e अपॉन एफ की वैल्यू आ गई, c अपॉन डी की वैल्यू आ गई। चाहे तो हम जो एडिशन वाला जो हमारे पास कंडीशन आई थी चाहे उसमें e अपॉन एफ की वैल्यू पुट कर दें या फिर c अपॉन डी की वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास। दूसरा तरीका है हम लोगों के पास a अपॉन बी अपॉन e अपॉन एफ इक्वल टू 7/6 दिया है तो हमें क्या निकालना है c अपॉन डी की वैल्यू आ गई है, e अपॉन एफ की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या निकालना है a अपॉन बी की वैल्यू बची है जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाई e अपॉन एफ कितना है 3/4 इक्वल टू कितना है 7/6। क्लियर यहां तक? a अपॉन बी निकालना है तो क्या करेंगे a अपॉन बी इक्वल टू 7/6 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 का। ये जो 3/4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4। 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स तो 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 7/8। कितना आ जाएगा 7/8। तो हम लोगों के पास वैल्यूज आ चुकी है e अपॉन एफ की वैल्यू आ चुकी है जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन था। हम लोगों के पास c अपॉन डी की वैल्यू आ चुकी है जो मिडिल वाला फ्रैक्शन था और हम लोगों के पास क्या आ गई है a अपॉन बी की वैल्यू जो कि लार्जेस्ट था, जो कि लार्जेस्ट था सब में। क्लियर है बात यहां तक?
ए अपॉन बी, ई अपॉन एफ और सी अपॉन डी की तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, ए बी सी एंड डी 4 दोस्त हैं, उन्हें किसी बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है। ठीक है, उनके फ्रेंड की शादी है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम शादी में जा रहे हैं तो चलिए कुछ गिफ्ट देते हैं। ठीक, तो चारों ने डिसाइड किया कि हम लोग गिफ्ट खरीदेंगे बहुत सस्ता सा 60 रुपये का गिफ्ट। ठीक है, द गिफ्ट वर्थ ₹60, मतलब 60 रुपये का गिफ्ट खरीदा उन्होंने चारों ने मिलके। ठीक है, कितने का गिफ्ट खरीदा, 60 रुपये का। ए ने क्या किया, ए पेज 1/2 ऑफ व्हाट अदर्स आर पेइंग, मतलब ए ने कितना पे किया, जितना बी सी और डी तीनों ने मिला के किया उसका आधा, उसका 1/2 पार्ट। ठीक, बी ने कितना पे किया, जितना ए सी और डी ने किया है उसका 1/3 पार्ट, और सी ने कितना पे किया है, 1/4 पार्ट ऑफ व्हाट अदर्स आर पेइंग, मतलब ए बी और डी ने जितना पे किया है उसका 1/4 पार्ट सी ने पे किया है। तो अमाउंट पेड बाय डी कितना होगा, मतलब डी ने कितने पैसे दिए हैं। ठीक, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी सी एंड डी परचेस अ गिफ्ट वर्थ 60, मतलब चारों ने मिलकर खरीदा है। मतलब अगर ए बी सी और डी, ए बी सी एंड डी की अगर प्राइस की बात करें तो मान लेते हैं ए ने कितने रुपए दिए हैं, ए रुपीस, बी ने कितने दिए हैं, बी रुपीस, सी ने सी रुपीस और डी ने डी रुपीस। तो चारों का जो सम रहेगा वो कितना होगा, 60, क्योंकि चारों ने मिलकर खरीदा है, चारों ने कॉन्ट्रैक्ट किए, चारों के मनी को ऐड कर देंगे। मान लेते हैं ए ने ए रुपीस दिया है, बी ने बी रुपीस दिए हैं, सी ने सी रुपीस और डी ने डी रुपीस। टोटल रुपीस कितना हो गया, 60। पैसे इकट्ठे किए, 60 रुपए का गिफ्ट खरीद लिया। ठीक है, ए ने क्या बोल रहा है, अगली कंडीशन क्या है। ठीक, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक, क्या हो गई, पहली हो गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 60। दूसरी क्या हो गई, क्या बोल रहा है, ए पेस, ए ने कितने रुपए दिए वो हमें बता रहा है। ए ने कितने रुपए दिए, 1/2 पार्ट ऑफ व्हाट अदर्स आर पेइंग। अदर्स मतलब बी सी और डी, अगर ए ने पे किया है तो अदर्स आर पेइंग का मतलब क्या है, ए को छोड़ के बाकी तीनों ने कितने रुपए दिए हैं। बी पेस मतलब बी के बारे में बता रहा है, बी ने कितने रुपए दिए हैं, 1/3 पार्ट अदर्स आर पेइंग, मतलब बी के अलावा ए सी और डी जितने ने पे किए हैं तीनों का मिला के 1/3 पार्ट। तो ए के लिए कितना होगा, 1/2 पार्ट ऑफ व्हाट अदर्स, अदर्स में क्या आएगा, ए को छोड़ के बाकी तीनों, व्हाट अदर्स आर पेइंग। सिमिलरली क्या होगा हम लोगों के पास, सिमिलरली हम लोगों ने बी के लिए निकाला, बी के लिए क्या है, 1/3 पार्ट ऑफ व्हाट अदर्स आर पेइंग, मतलब बी को छोड़ के। ठीक, सी के लिए क्या होगा, सी ने कितने रुपए पे किए हैं, 1/4 पार्ट ऑफ व्हाट अदर्स आर पेइंग, मतलब सी को इंक्लूड नहीं करना है, सी को छोड़ के। अदर्स मतलब जिसने पे किया है उसके अदर्स को बोल रहा है, मतलब उसे छोड़ के, उसको छोड़ के तीनों। अगर यहाँ पे 5 होते तो ए ने कितना पे किया है, 1/2 पार्ट ऑफ बी सी डी प्लस ई, अगर 5 होते तो। क्लियर, उसे छोड़ के मतलब उसे इंक्लूड नहीं करना है। अब यहां से क्या होगा, यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, b प्लस सी प्लस डी कितना होगा, 2 है। b प्लस सी प्लस डी कितना होगा, 2 यहां जाएगा, 2 है। इस इक्वेशन से हम लोग क्या देख सकते हैं, a प्लस सी प्लस डी कितना होगा, 3b, 3 यहां जाएगा, b में मल्टीप्लाई होगा, 3b हो जाएगा। a b और d में कितना होगा, 4c हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4c, 4 में c का मल्टीप्लाई। ठीक, अब हम लोगों के पास क्या आ गया, ये 3 इक्वेशन है। क्या है, 3 इक्वेशन है। बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इन्हें इस पर्टिकुलर, ये मेन इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास धीरे धीरे करके वैल्यूज आती जाएंगी, ए की, बी, सी और डी, तीनों को ऐड कर लेंगे, ए की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, बी की वैल्यू इस इक्वेशन से, सी की वैल्यू इस इक्वेशन से, तीनों की इक्वेशन, तीनों के जो हमारे आ जाएंगे कितने रुपीज हैं, तो 60 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास कि डी ने कितने रुपए पे किए हैं।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम b प्लस सी प्लस डी को यहाँ पे रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 1 में, अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इतना पार्ट, b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 है, तो a प्लस 2a कितना हो जाएगा, या हम लोग क्या लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया, 60। b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमें पता है 2a है, a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़, a बराबर कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, कितना आ गया, a 20 रुपीज़ आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, a प्लस सी प्लस डी को रख देंगे यहाँ पे, क्या इक्वेशन थी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वेशन है हम लोगों के पास, विच इज इक्वल टू 60 रुपीज़। हम क्या करेंगे, a प्लस सी प्लस डी, a प्लस सी प्लस डी, a प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 3b प्लस बी, 60 रुपीज़, तो b कितना आ जाएगा, 15 रुपीज़। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन के लिए करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 60 रुपीज़ था, यहाँ से a प्लस बी प्लस डी, a प्लस बी प्लस डी कितना हो जाएगा, 4c, 4c प्लस c कितना हो जाएगा, 5c, 5 को डिवाइड करेंगे 60 से, कितना आ जाएगा, 12 रुपीज़। अब हम लोगों के पास क्या आ गया है, a ने कितने रुपए पे किए हैं, 20 रुपीज़, b ने कितने रुपए पे किए हैं, 15 रुपीज़, c ने कितने रुपए पे किए हैं, 12 रुपीज़। अब हम लोगों को d के लिए पूछा है, हम लोगों को पता है a, b और c ने कितने रुपए पे किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके 60 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, 60 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया, 60 रुपीज़ था, a ने कितने रुपए पे किए हैं, 20 रुपीज़, b ने कितने किए हैं, 15 रुपीज़, c ने कितने किए हैं, 12 रुपीज़, प्लस d के लिए निकालना है, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, फाइंड आउट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 47 प्लस d इक्वल टू 60, तो d कितना आ जाएगा, 60 माइनस 47, दैट इज 13 रुपीज़। मतलब d ने कितने रुपए पे किए हैं, 13 रुपए। ठीक, सभी का बजट कम है, सबने कम कम रुपए पे किए हैं, गिफ्ट ही 60 रुपए का खरीदा है। तो ये यहाँ तक क्लियर है, एक इक्वेशन बनी, क्वेश्चन चलते गए, स्टार्टिंग से चले हम लोग, पहली इक्वेशन यहाँ तक बन गई हम लोगों की, क्या इक्वेशन बन गई, जो चारों हैं, चारों फ्रेंड्स हैं जो शादी में जा रहे हैं, उन्होंने गिफ्ट खरीदा है 60 रुपए का, तो चारों ने पैसे दिए हैं कॉन्ट्री करके, चारों ने पैसे दिए हैं कॉन्ट्री करके, 60 रुपए का एक गिफ्ट खरीद लिया। ए ने कितना पे किया, 1/2 ऑफ अदर्स पेइंग, बी ने कितना 1/3 ऑफ अदर्स पेइंग, सी ने कितना 1/4 ऑफ अदर्स पेइंग। तीन इक्वेशन बन गई हम लोगों के पास, बारी बारी से हम लोग मेन इक्वेशन या मास्टर इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये है हमारे मास्टर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें चारों जो अननोन है वो आ रहे हैं, वो इंक्लूड है। ये मास्टर इक्वेशन है, इसमें पुट कर देंगे ए बी सी, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। अगर 60 में से माइनस कर देंगे हम लोग, तीनों को ऐड करके 60 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी ने कितने पैसे खर्च किए हैं अपने फ्रेंड के गिफ्ट के ऊपर। क्लियर यहाँ तक? व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय बी? सो द अमाउंट पेड बाय डी इज 13 रुपीज, मतलब 13 रुपए उसने कॉन्ट्री किए हैं। क्लियर यहाँ तक? अब तक हमने क्या किया है, हमने जो फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम थे। लेकिन हम लोगों को जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप से आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आए। एग्जामिनर पूछता है विच फ्रैक्शन इज लार्जर विच इज स्मॉलर, या फिर हमें ये तो हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, लेकिन वो हमें क्या करेगा, 4 फ्रैक्शंस दे देगा और हमसे बोलेगा कि फाइंड द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस और अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो हमने कल क्या किया था, हमने
कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि या तो हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होंगे? जब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शंस जो हैं जब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, उसके बाद एक बार और हम उसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो क्या होगा, जो वैल्यू आएगी वो हम लोगों की आएगी डेसिमल में। तो सबसे पहली मेथड तो ये कि हम लोग उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहते हैं ये बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 2/3 हो गया, ठीक है, 3/4 हो गया। क्लियर? अगर हमें 2/3 और 3/4 का कंपैरिजन देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2/3 कितना होता है? 0.66, 3/4 0.75, तो 0.66 बड़ा है 0.75, ऑब्वियस सी बात है 0.75 इज ग्रेटर देन 0.66। तो पहली मेथड तो ये होती है। लेकिन अगर हम लोगों से बोल दिया जाए कि 2/27 और 6/31 में बड़ा कौन है, तो क्या हम डिवाइड करने बैठ जाएंगे क्या कि 2 को 27 से डिवाइड करेंगे, 6/31 करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि उसे हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म से एक बार और डिवाइड कर दें, ठीक। तो ये हम लोग कब यूज करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन वाली कंपैरिजन? जब ये मेथड हम यूज करते हैं जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्मॉल हो और उनको डिवाइड करना इजी हो, ठीक है। क्या हो? उनको डिवाइड करना इजी हो, जैसे 3/4 और 2/3, जैसे 3/4 और 7/8। 3/4 कितना होता है? 0.75, और 7/8 कितना होगा? 0.875। कितना होगा? 0.875। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में करेंगे तो थोड़ा लेंथी जाएगा, इस क्वेश्चन में करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा, ठीक है। ये तो होगी पहली मेथड। कौन सी मेथड? बाय कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। दूसरी मेथड क्या होती है, हम लोग क्या कर दें, जो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं एलसीएम लेके, ठीक। एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया क्या कहते हैं, 3 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया और ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो सबसे पहली जो सेकंड नंबर वाली मेथड होती है वो होती है बाय मेकिंग डिनोमिनेटर सेम फॉर ऑल द फ्रैक्शंस, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं सबके डिनोमिनेटर सेम कर दिए जाएं, ठीक है। अभी हम लोगों के पास 2 फ्रैक्शंस है, अगर हमें 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस हो और हम लोगों के पास क्या हो, अरेंज करने के लिए बोला जाए, ठीक। यहां तो हमसे पूछा गया है कि विच फ्रैक्शन इज लार्जर। अगर हमें अरेंज करने के लिए बोला जाए कि अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और व्हाट एवर द एग्जामिनर इज आस्किंग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, मतलब हम डिनोमिनेटर को, सारे डिनोमिनेटर को सेम कर दो। मान लो हम लोगों से पूछा गया है 2/3, 7/9, 3/4, 7/8, बताइए चारों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? क्लियर? या फिर हमसे बोला जाए कि इन्हें अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू यूज नहीं करेंगे, ठीक। अगर हम डेसिमल में जाएंगे तो ये बहुत लेंथी होगा, चारों के लिए डेसिमल वैल्यूज निकालना इज अ वेरी बिग टास्क और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है चारों के सेम कर देंगे, और सेम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एलसीएम मेथड है। चारों के एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड किया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, जो हमारी न्यूमरेटर वैल्यू है वो अलग अलग रहेगी, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। अगर हमारी हमने मान लेते हैं 2 है, 2/3 है, 4/3 है, 5/3 है, 7/3 है। अब मान लेते हैं हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो फायदा क्या है, 2, 4, 5, 7। जो न्यूमरेटर बड़ा दिखा हम बोल देंगे कि ये सबसे बड़ा है, जो न्यूमरेटर छोटा दिखा उसे कह देंगे ये सबसे छोटा न्यूमरेटर है। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोलेंगे तो हमें पता है कि 2 इज स्मॉलर देन 4, स्मॉलर देन 5, इज स्मॉलर देन 7। क्लियर? तो क्या होगा, ये आ जाएगा ऑर्डर, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें क्या कहते हैं जमाने के लिए बोले तो हम लोग क्या कर देंगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, ठीक। ये तो हमने क्या किया अभी,
डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। डिनोमिनेटर सेम है चारों में, क्लियर। अब न्यूमरेटर देखना है, ठीक। डिनोमिनेटर सेम कर दिया, अब हमारे पास कोई एक चीज होनी चाहिए जिससे हम चारों को कंपेयर कर पाए, ठीक है। अगर दोनों चीजें सेम हो जाएंगी तो कंपेरिजन किस चीज का, कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो क्या होगा, हमने डिनोमिनेटर को सेम बना लिया पहले, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कंपेयर अगर करना है हमें, ठीक, फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर सेम करने के बाद कंपेयर करना है, तो हम लोग क्या देखेंगे, द फ्रैक्शन विच हैव द लार्जर वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू 7 है, न्यूमरेटर सबसे बड़ा कौन सा है, 7। 2 4 5 7 में सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन है, 7 है, तो यही हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाती है। सिमिलरली अगर हम न्यूमरेटर को सेम बनाएं, न्यूमरेटर को सेम कैसे बना सकते हैं, हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर से डिवाइड करके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। वहां पे अंतर सिर्फ कितना आ जाएगा, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को देख रहे हैं हम, जब हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं तब न्यूमरेटर को देखते हैं, और जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर की बात करें, अगर डिनोमिनेटर वाली मेथड है तो उसमें क्या होगा, उसमें रिवर्स हो जाएगा। जिस न्यूमरेटर तो सेम है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। कैसे, मान लेते हैं 2 2 2 और 2, ये आया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। क्वेश्चन को न्यूमरेटर को सेम करने के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शंस आते हैं, मान लेते हैं ये वो फ्रैक्शंस है। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिए हैं, यहाँ हमने न्यूमरेटर सेम कर दिए हैं। न्यूमरेटर सेम कर दिया, इसका मतलब क्या, हमें अगर कंपेयर करना तो हम लोग किस चीज से कंपेयर कर पाएंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर से। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी होगी 0.66, इसकी होगी 0.5, ठीक। अब सबसे वैल्यू बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। मतलब अगर डिनोमिनेटर स्मॉल है, इन केस ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अगर सेम है तो हम लोग कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर जिसका छोटा है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी है, ठीक है। रिवर्स हो जाता है बिल्कुल, ठीक। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक। 3 मेथड पढ़ ली हम लोगों ने, कौन सी, बाय कन्वर्टिंग, पहली मेथड कौन सी है, बाय कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन इनटू इट्स डेसिमल फॉर्म। सेकेंड मेथड कौन सी है, बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन सेम। थर्ड मेथड कौन सी है, बाय मेकिंग द न्यूमरेटर फॉर ऑल द फ्रैक्शन सेम, ठीक। चौथी मेथड कौन सी है, चौथी मेथड है हम लोगों के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वहां बहुत कारगर साबित होती है, वहां बहुत यूजफुल है, जहां पे हम लोगों के पास क्या होता है, एलसीएम लेना भी मुश्किल है, एलसीएम लेना मुश्किल है। यहाँ पे 27 31 का एलसीएम हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए फिर उसे 27 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो एलसीएम आएगा उसे 31 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इट इज अ वेरी बिग टास्क, ठीक। इसे फ्रैक्शन मेथड में भी कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, उसमें भी बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो क्या होता है कि अगर हमारी वैल्यूज छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं, ठीक है, ध्यान देना, अगर कुछ वैल्यूज छोटी है और कुछ वैल्यूज बड़ी है, या फिर जहां पे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है, जहां पे एलसीएम लेना बहुत मुश्किल है, जहां पे एलसीएम लेना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। 31 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, 27 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, क्लियर। हमें पता है 31 इंटू 2 कितना होता है 62, और हमें पता है 27 इंटू 6 कितना होगा, 7 6 42, 120, 162 होता है, ठीक है। तो हमें यहां से पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्लियर। लेकिन इस क्या कहते हैं मेथड का ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई हमसे बोले कि आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे जमाइए, तो क्या होगा कि हमें
हर चीज़ के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हम लोगों के पास ये है 2/3, 7/9, 3/4, 7/8। अगर हमसे बोला जाए सबसे लार्जेस्ट कौन है, हम अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें दो दो हैं, ठीक है, दो दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि ये आपके पास 4 फ्रैक्शंस है, इनमें से बताइए कि सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन है, इन्हें अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। तो यहाँ तो हम ये लगा ही नहीं सकते, ये वाली मेथड लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा बड़ा कौन है, फिर इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बड़ा कौन है, फिर इन दोनों को हमें फाइनली कंपेयर करना पड़ेगा कि बड़ा और छोटा कौन है। तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे या तो हम एलसीएम मेथड से जाएंगे। एलसीएम किसका? या तो हम डिनोमिनेटर का ले लें या न्यूमरेटर का ले लें, ठीक है। उसमें भी हम लोग किसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से किसका बोलेंगे हम लोग एलसीएम? जिसका एलसीएम निकालना इजी है, जिसका एलसीएम निकालना इजी है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2, 7, 3 और 7, एलसीएम कितना होगा? 42 होगा। कितना होगा? 42। और यहाँ हम लोगों के पास दिख रहा है 3, 9, 4 और 8, ठीक, 3, 9, 4 और 8। इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 72। इस केस में तो हम लोग दोनों के लिए एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं और हम निकाल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कौन सी मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें हम लोगों को असेंडिंग डिसेंडिंग फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें एक कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो जो मेथड है वो सिर्फ दो फ्रैक्शंस के बीच में लगती है। इन दोनों फ्रैक्शंस में से बड़ा कौन सा है उसे मार्क करेंगे, फिर जो थर्ड वाला फ्रैक्शन है उससे कंपेयर करेंगे जो दोनों में से बड़ा है। फिर अगर मान लेते हैं ये वाला बड़ा है तो फिर इन दोनों को चेक करेंगे, फिर दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको इससे चेक करेंगे। तो ये तो हमारे पास आएगा लार्जर। इसी टाइप से हमें स्मॉलर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए बोला तो हमारे पास क्या आएगा, मान लेते हैं ये लार्जर है, लार्जर आ गया हमारे पास, स्मॉलर आ गया। लेकिन जो दोनों के बीच वाली जो वैल्यूज है, जो दोनों के बीच वाले फ्रैक्शंस है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा टास्क है, इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज को है वो फाइंड करना, लार्जर और स्मॉलर के बीच की, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस को हम हर मेथड से करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ पे कौन सी मेथड यूज करना है और कौन सी मेथड इजी है और टाइम कम लगता है उस मेथड में।